दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। आज हम अ, भारतीय राज्य व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संसद यानी कि पार्लियामेंट को डिस्कस करने वाले हैं। संसद चूँकि एक बड़ा टॉपिक है, यदि हम इसे विस्तार में डिस्कशन करना चाहें, तो इसके लिए हमें कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स में यह डिस्कशन कंप्लीट हो पाएगा। तो इसी क्रम में यह पहला लेक्चर है और मैं कोशिश करूँगा कि संसद के जितने भी बिंदु हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको मैं आपको क्लियर करता चलूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद, देखिए संसद चूँकि चूँकि संसद में जो है वह 79 आर्टिकल में है। 79 इसे याद करने का एक मैंने ट्रिक बनाया था। 7 द संसद। तो सा से 7, सा से फिर 7, दा से 10। याद रखिए हमारे जो संविधान में इतने आर्टिकल नहीं हैं। 7710 आर्टिकल नहीं है, इसलिए हम इसमें से एक 7 को हटा देंगे। बचा 7 10। इतने भी आर्टिकल नहीं हैं, तो हम 10 को क्या कर देंगे, 9 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक घटा देंगे तो हो जाएगा 9 और 7 को 7 ही रहने देंगे। याद रखिए संसद जो है वो आर्टिकल 79 में है। इसी प्रकार से सरल, याद रखिए सरल, यानी 79 आर्टिकल में संसद, रा से राज्यसभा 80 में, ला से लोकसभा 81 में। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्रम से याद रखे रहेंगे कि 79 आर्टिकल में संसद है, आर्टिकल 80 राज्यसभा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आर्टिकल 81 लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, चूँकि संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। आर्टिकल 80 जो कि राज्यसभा को रिप्रेजेंट करता है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा की बात करें तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, यदि हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की, तो उसकी सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई अपना कार्यकाल नहीं होता। चूँकि यह सदन विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा का अपना कार्यकाल होता है जो कि 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कोई अपना निश्चित कार्यकाल नहीं है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। यदि हम बात करें इनके नामों की, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। याद रखिए उच्च सदन, यह बेसिकली इसके योग्यता के आधार पर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं या मनोनीत होते हैं, वो किसी न किसी क्षेत्र में अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके होते हैं। दूसरा है द्वितीय सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा को प्रथम सदन की भी संज्ञा दी जाती है। याद रखिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है इसकी शक्तियों के आधार पर। चूँकि लोकसभा में लोग चुनकर आते हैं और जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, इसलिए इसकी शक्ति भी काफ़ी अधिक होती है। यदि हम बात करें राज्यसभा को, तो इसे स्थायी सदन भी कहते हैं तथा इसे संघीय सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विघटित नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा जो होता है यह अस्थायी सदन होता है। हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार गिराई जा सकती है, इसलिए यह अस्थायी होता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। यदि हम बात करें संघीय व्यवस्था की, तो जो राज्यसभा होता है यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा जो होता है यह नेतृत्व करता है जनता का। चूँकि इस यहाँ पर जनता द्वारा चुन के आए गए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य। याद रखिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ना कि मनोनीत सदस्यों द्वारा। या जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिए मनोनीत सदस्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन। यह हमारे इस संविधान संशोधनों में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसके तहत आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया।
इसमें व्यवस्था की गई कि जो पहले आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे, मनोनयन जो आंग्ल भारतीयों का होता था, राज्यपाल आर्टिकल 333 के माध्यम से, आर्टिकल 333 के माध्यम से एक सदस्य को मनोनीत करता था। वहीं राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत दो सदस्यों को मनोनीत करता था। यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आर्टिकल 104 में संविधान संशोधन के द्वारा। यह एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। नेक्स्ट है, सीटों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? तो याद रखिए, जो सीटों का निर्धारण करने की व्यवस्था थी, यह शुरू से ही इसे जनसंख्या को आधार बनाया गया था। जनसंख्या को इसमें आधार बनाया गया था। यदि हम बात करें किस वर्ष की जनगणना को इसमें आधार बनाया गया था, याद रखिए वर्ष 1971 की जनगणना जो थी, इसे आधार बनाया गया था और यह व्यवस्था 1926 तक चलेगी। याद रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, वो 1971 को आधार मानता है, जिसमें कहा गया है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत वर्ष 2026 तक, वर्ष 2026 तक लोकसभा राज्यसभा की सीटें यथावत रहेंगी। याद रखिए इसमें कोई भी परिवर्तन 2026 तक नहीं होगा। 2026 के बाद एक नए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा तथा इसमें पुनः सीटों की संख्या बढ़ाई व घटाई जाएंगी, चूँकि बढ़ाई ही जाएंगी सीटों की संख्या, और जो जिले हैं उनका भी परिसीमन किया जाएगा। तो याद रखिए जो प्रतिनिधियों की संख्या है लोकसभा और राज्यसभा में, इसकी संख्या 2026 के बाद बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व। अब हम देखते हैं कि कौन कहाँ कहाँ से किसका किसका प्रतिनिधित्व होता है। तो याद रखिए लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, तो लोकसभा जो है वो सभी यूटीज़ का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात सभी यूनियन टेरिटरी से लोकसभा में सदस्य जो होते हैं वो चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। लेकिन राज्यसभा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा में केवल 3 यूटीज़ से, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन 3 यूटीज़ से जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बाकी चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन दीव यहाँ से नहीं चुने जाते, यहाँ से लोकसभा में चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा से इन्हीं केवल 3 यूटी से सदस्य चुने जाते हैं। तो ये याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछ लेगा कि किस यूटी से राज्यसभा के लिए सदस्यों का चयन होता है। तो याद रखिए दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर से। यदि हम बात करें राज्यसभा की संरचना की, तो राज्यसभा की जो अधिकतम मैक्सिमम सीटें हैं वो 250 हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सीटों में इस पे लोगों को मनोनीत या चुना गया है। यदि हम बात करें इसके पुनः आवंटन की, तो 245 सीटों में से राज्यों को जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो 225 सीटें हैं, वहीं यूटीज़ को 8 सीटें प्राप्त हुई हैं। यदि हम बात करें मनोनीत सदस्यों की, तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। याद रखिए जो ये 8 सदस्य हैं, इनमें से 3 सदस्यों को दिल्ली से, 1 सदस्य पुदुचेरी से, जबकि 4 सदस्यों का जो ये मनोनयन होता है ये चुने जाते हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो केवल इन्हीं 3 यूटीज़ में विधानसभाएं हैं, चूँकि ये केवल यही 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, केवल यही 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें कि विधानसभाएं हैं, बाकी और में नहीं है। अतः केवल इन्हीं 3 यूटीज़ से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। यदि हम बात करें लोकसभा की संरचना की, तो लोकसभा की संरचना के बारे में हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं वो 552 होते हैं। याद रखिए कि एंग्लो इंडियन की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 545 सदस्य इसमें हैं। राज्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यों से अधिकतम जो प्रतिनिधित्व होता है वो 530 सदस्यों का होता है, जबकि यूटीज़ से, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यदि हम बात करें, तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। याद रखिएगा कि अब 543 हो चुके हैं, 543, चूँकि जो 2 एंग्लो इंडियन जो नियुक्त होते थे उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस वजह से अब जो नई सीटें होंगी वो 543 ही होंगी। ठीक है, तो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो 530 सीटों पर है,
वहीं संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 13 सीटों पे इनका वर्तमान में ये सीटें भरी गई हैं। 7 सीटें पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए छोड़ी गई हैं। इन फ्यूचर जब भारत उसे अपनी टेरिटरी में शामिल करेगा तो वे 7 सीटें जुड़ जाएंगी। यदि हम बात करें मनोनीत सदस्यों की, तो मनोनीत सदस्य जो हैं वो 2 हैं, लेकिन अब यह मनोनयन वाली व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है। 104वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो इसे भी ख्याल याद रखेंगे कि यह व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है। यदि हम बात करें प्रतिनिधित्व की, तो प्रतिनिधित्व कहाँ से कितना किया जाता है। यदि हम बात करें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है तो वहाँ पे 10 लाख जनसंख्या पर व्यक्ति एक लोकसभा का सदस्य चुना जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पे। लेकिन यदि बात करें 50 लाख से अधिक जनसंख्या है तो 20 लाख जनसंख्या पर एक सीटों का चयन किया जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 90 लाख जनसंख्या किसी राज्य की है, तो 50 लाख जनसंख्या के लिए 5 सीटें होंगी और 40 लाख जनसंख्या को 20-20 लाख में एक इसे बांटेंगे, जो कि 20 लाख जनसंख्या पर एक और 20 लाख जनसंख्या पर एक, अर्थात टोटल 7 सीटें होंगी। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिए राज्यसभा और लोकसभा किस प्रकार से इसे कैटेगराइज किया गया है, इसकी कुछ विशेषताएं कैटेगराइज की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस प्रकार से है, तो याद रखिए कि राज्यसभा 8 यूटीज में केवल 3 जो हैं वो हैं, जिसमें से दिल्ली से 3 सीटें हैं, पुदुचेरी से 1 सीट है, जबकि जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं राज्यसभा की। लेकिन बात करें हम लोकसभा की, तो सभी यूटीज का प्रतिनिधित्व हमें लोकसभा में देखने को मिलता है। किसी भी राज्य को मतदाता सूची में हो सकता है नाम, ठीक है। अच्छा, यदि कोई लोकसभा सदस्य बनना चाहेगा तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो किसी भी राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम हो सकता है। यहाँ पर दिया है कि यह मेरी राय से यह गलत है, सही है, क्योंकि किसी भी राज्य से होगा ये तो ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ के जनता द्वारा चुना जाएगा। जनता यह निर्णय लेने में सक्षम है कि वह हमारे लिए योग्य प्रत्याशी है कि नहीं है। लेकिन राज्यसभा में यह व्यवस्था सही नहीं है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने हेतु किसी भी राज्य की मतदाता सूची में नाम हो, लेकिन याद रखें किसी भी राज्य की मतदाता सूची में, चूंकि वह प्रत्यक्ष तौर पर राज्यसभा के लिए नहीं चुना जाता है, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुना जाता है, तो इसमें क्या व्यवस्था हो सकती है कि जिस राज्य की मतदाता सूची में है उसी राज्य से चुने जाएं, तो ये बेहतर होगा। क्योंकि व्यवस्था पहले क्या थी कि जिस राज्य से मतदाता सूची में नाम होगा उसी राज्य से ये राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन अब व्यवस्था कर दी गई है कि पूरे भारत में किसी भी राज्य की मतदाता सूची में नाम हो, वह किसी भी जगह से वो चुने जा सकते हैं। यह सही क्यों नहीं है, क्योंकि अभिज्ञता यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है और वह तमिलनाडु में राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुना जाता है, तो उसे तमिलनाडु के वहाँ की जियोग्राफी का, वहाँ के कल्चर का, इसका प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा। लेकिन यदि वह लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा के जो जनता है उस पर्टिकुलर एरिया की यदि वह चुनती है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो लोग उस पर्टिकुलर व्यक्ति से सेटिस्फाइड हैं। तो इसे याद रखिएगा। लोकसभा में तो यह व्यवस्था ठीक बैठती है, लेकिन राज्यसभा में यह व्यवस्था ठीक नहीं बैठ पाती। सदन की बात करें तो राज्यसभा जो है इसे स्थायी सदन कहते हैं। याद रखिए राज्यसभा का ना तो विघटन होता है, ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को गिराया जा सकता है एवं नई लोकसभा का भी गठन किया जा सकता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। याद रखिए राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित जो होता है वो अनंत काल के लिए है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 124वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। याद रखिए सभी विधेयक जो होते हैं वो
अधिनियम नहीं बन पाते। इस वजह से यह जो 104वां संविधान संशोधन लाया गया था, 124वां संविधान संशोधन विधेयक था, लेकिन संशोधन अधिनियम 104वां था। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें कही गई थी। आंग्ल भारतीयों की सीटों का जो मनोनयन है, जो दो सीटें जो मिलती थी लोकसभा में व एक सीटें मिलती थी विधानसभा में, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही साथ SC ST वर्गों के लिए आरक्षण की अवधि को 2030 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, यह भी एक 104वें संविधान संशोधन का एक मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटों के साथ सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिए जो SC ST कैटेगरी के वर्ग हैं वो सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के जो मतदाता हैं वो केवल सामान्य सीटों पर ही आरक्षित पर नहीं। ठीक है, याद रखिए बस केवल सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, आरक्षित सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट, यदि हम बात करें आरक्षित सीटों पर, तो SC ST वर्ग के निर्वाचित चुने जाने वाले सदस्य भारत के किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नामित हो सकते हैं। ठीक है, यह किसी भी राज्य के मतदाता सूची में नामित हो सकते हैं, इनके पास ये अथॉरिटी है। राज्यसभा और लोकसभा को देखते हैं, तो राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। उसी समय लोकसभा का भी गठन किया गया था उसी वर्ष। ठीक है, राज्यसभा अभी तक विघटित नहीं की गई है, लेकिन बात करें लोकसभा की तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को यह अथॉरिटी है कि वह चाहे तो समय के पहले भी भंग कर सकता है। याद रखिए इसका एक ही रीजन हो सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। ठीक है, सभी सदस्य एक सिरे से जो जो मंत्री हैं, जो चाहे कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं चाहे कोई भी मंत्री हो, उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। अच्छा, ये राज्यसभा के बारे में एक चीज़ और है कि इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में वो सेवानिवृत्त हुआ करते हैं तथा इतने ही चुने जाते हैं। यह किस पद्धति के आधार पर होता है, तो याद रखिए लॉटरी सिस्टम के आधार पर होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन में और इन्हें चुने जाने में भी लॉटरी सिस्टम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में सदस्यों की सेवा समाप्त 1/3 सदस्यों की सेवा समाप्त होती है और 1/3 सदस्य पुनः चुने जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा सदस्यों का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया है जो कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। याद रखिए राष्ट्रपति का चुनाव यदि पूछे तो यह होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के आधार पर, जबकि लोकसभा के सदस्यों का जो चयन होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होता है। अब इसका मतलब क्या है, याद रखिए राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है कि जो सबसे अधिक मत पाएगा वही विजयी होगा। नहीं, इसमें एक निश्चित कोटा को प्राप्त करना होता है। अर्थात उदाहरण के तौर पर जो नियत कोटा हम क्या कह सकते हैं कि कुल पड़े वैध मत बटे 2 प्लस 1, उससे एक सीट ज़्यादा यदि व्यक्ति पा जाता है तो वह राष्ट्रपति चुने जाने योग्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा में क्या है कि जो ज़्यादा वोट पाएगा, जिसका वोट मैक्सिमम होगा वही विजयी होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण के तौर पर जो वीवी गिरी थे, वराह वेंकट गिरी थे, उनका दोबारा चुनाव हुआ था क्योंकि यह कोटा उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया था। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। अब चूंकि ये जो सदस्य होते हैं इनकी कुछ विशेषज्ञता होती है, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र से हो, चाहे कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के क्षेत्र से वो हों, इसलिए वो मनोनीत किए जाते हैं। यदि हम बात करें कला के क्षेत्र से तो फिल्म अभिनेत्री नरगिस सबसे पहले जो कलाकार थी, महिला कलाकार थी जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी। इसके साथ साथ फिल्म अभिनेत्री ने जो थी रेखा, वो भी चुनी गई थी। खेल से बात करें
तो खेल से सचिन तेंदुलकर जी को राज्यसभा के लिए चुना गया था। ठीक है। दो एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था थी वो आर्टिकल 104 संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। राज्यसभा और लोकसभा, चूंकि एक प्रत्याशी कई बार राज्यसभा में सांसद नामित हो सकता है, याद रखिए, यदि कोई प्रत्याशी है तो वह राज्यसभा के लिए कई बार सांसद नामित हो सकता है। और लोकसभा में भी यही है कि लोग 3 बार 4 बार 5 बार चुनाव जीत कर आते हैं। ठीक है। नोट, लोकसभा का कार्यकाल यह होता है 5 वर्ष का, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है या कितने दिनों तक लागू हो सकता है? याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होता है यह अनंत काल के लिए भी लागू हो सकता है। अनंत काल के लिए लागू हो सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल के लिए लागू हो सकता है। बस इसे विशेष बस इसे संसद में पारित करते हुए विशेष विधेयक के द्वारा इसके कार्यकाल को प्रत्येक 6 माह पर इसे बढ़ाया जाना होगा, 2/3 बहुमत के आधार पर। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कि 1 दिसंबर 2020 को आपातकाल समाप्त किया गया। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन आपातकाल 1 दिसंबर को समाप्त हुआ। तो 1 दिसंबर को समाप्त होने के पश्चात जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह, अप्रैल 4, मई 5 एवं जून 6, यानी कि जून के पहले सप्ताह में 1 जून तक चुनाव अवश्य करा लेना होगा। 1 जून के भीतर ही चुनाव अवश्य करा लेना होगा। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर, या 6 माह टोटल काउंट होता है जिस दिन राष्ट्रीय आपातकाल को हटाया जाता है। अच्छा, ये हम देखते हैं कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य बनने की कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो। राज्यसभा में सेम टू सेम है, लोकसभा में वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के जो सदस्य बनने की योग्यता के में एक और पड़ाव है कि उसे 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तभी वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य माना जाएगा। लेकिन लोकसभा में केवल 25 वर्ष यदि वह उसने आयु पूरी की हो तो वह लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य माना जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्यों का कार्य जो न्यूनतम आयु होती है चुने जाने की वो 25 वर्ष होती है। अर्थात 25 वर्ष के में यदि वह 25 वर्ष के हो चुके हैं तो कोई भी व्यक्ति वह लोकसभा सदस्य चुना जा सकता है। लेकिन राज्यसभा में यही आयु 30 वर्ष है। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की योग्यता होनी चाहिए? तो वह 35 वर्ष होना चाहिए। वहीं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति में भी 35 वर्ष तथा राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए। याद रखिए, ये तीनों पद ऐसे हैं जो कि 35 वर्ष इनकी योग्यता होनी चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष हो तो वह या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल चुना जा सकता है। गांव के प्रधान बनने के लिए हमें 21 वर्ष की योग्यता की आवश्यकता होती है। वहीं विधानसभा सदस्य बनने के लिए हमें 25 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। याद रखिए, लोकसभा और विधान सभा इन दोनों के लिए सेम आयु होगी, और वहीं राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के लिए 30-30 वर्ष सेम आयु होगी। ठीक है, 30-30 वर्ष सेम आयु होगी। यानी कि लोकसभा और विधानसभा का सेम होगा, राज्यसभा और विधान परिषद का जो सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु होगी वो दोनों सेम होगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री। हम जानते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री जो होता है यह लोकसभा का सदस्य होता है, इसलिए 25 वर्ष आयु। हालांकि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुना जाता है तो वह 30 वर्ष होता है, लेकिन यह मान के चलिए कि मैक्सिमम टाइम प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। वैसे मुख्यमंत्री
25 वर्ष होता है, चूंकि यह विधानसभा में बैठता है। हालांकि मुख्यमंत्री विधान परिषद से भी चुना जा सकता है, यह कोई ऐसी बाइंडिंग कंडीशन नहीं है। मतदाता मतदाता की पहले जो, याद रखिए, जो आयु होती थी मतदाता हो की, वह 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत यह प्रावधान लाया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष का है तो वह मतदान कर सकता है। ठीक है, तो पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखिएगा कि यह 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992। अब 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या कहता है? याद रखिए, यदि आप PYQs को देखेंगे तो यह क्वेश्चन मिलेगा ही उत्तर प्रदेश PCS में कि संविधान में तृतीय तल को कब जोड़ा गया, यह संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो याद रखिए, वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1993 में यह तृतीय तल जो है वह प्रभावी हुआ। उत्तर प्रदेश 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो तृतीय तल जब प्रभावी हुआ 1993 में। अच्छा, अब देखिए अयोग्यता क्या होती है। लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों की कुछ अयोग्यताएं भी निर्धारित होती हैं कि जिनके माध्यम से उनका पद छीना जा सकता है। यदि वे स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग दें, यदि वह दिवालिया हो चुके हों यानी बैंकरप्ट हो चुके हों। तीसरा है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं। चौथा, संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के विपरीत कार्य करें। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा सदस्यों की जो सेवा होती है वो समाप्त कर दी जाती है। लोकसभा में बिल्कुल सेम टू सेम है, राज्यसभा का बिल्कुल सेम लोकसभा में भी है। नेक्स्ट, अन्य किस तरीके की अयोग्यताएं होती हैं? तो देखिए, चुनावी खर्च देने में यदि असमर्थ हो या चुनावी खर्च बता पाने में असमर्थ हो, चूँकि एक निश्चित सीमा है जितना खर्च करना होता है सांसदों को और विधायकों को, यदि वे इस खर्च का ब्यौरा देने पाने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे में भी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है। 2 वर्ष से अधिक सजा याफ्ता ना हो, सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि को बढ़ावा ना देते हों। ठीक है, यदि इन सभी को अगर बढ़ावा देंगे और 2 वर्ष से अधिक सजा याफ्ता हों या फिर चुनावी खर्च बता पाने में असमर्थ हों, ऐसी स्थितियों में वह अयोग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट, अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने का हक किसका होता है? याद रखिए, अयोग्यता पे 2 लोग निर्णय लेते हैं, एक राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं, एक लोकसभा स्पीकर निर्णय लेते हैं। तो दल बदल के केस में देखें तो दल बदल के केस में जो निर्णय लेता है या निर्वाचन आयोग की सलाह पर लोकसभा स्पीकर लेता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर लेता है, लेकिन अयोग्यता पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति जो होता है अयोग्यता पर जो निर्णय लेता है यह निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेता है। नेक्स्ट देखें, दल बदल के आधार पर अयोग्यता कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिए, दल बदल के आधार पर अयोग्यता कुछ निम्न विवरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से दल बदल के आधार पर अयोग्यता सिद्ध की जा सकती है। 52वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत एक मामला आया था कि हो तो होलोहान की हो तो होलोहान होलोहान वर्सेस जाचिल्लू केस, जाचिल्लू केस। ठीक है, कि हो तो होलोहान वर्सेस जाचिल्लू केस आया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इसके तहत कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की गई, जैसे किसी दल से चुनकर यदि व्यक्ति आता है और वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनकर जाता है लेकिन किसी कारणवश वह स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है तो वह अयोग्य माना जाएगा और उसका आधार दल बदल होगा। दूसरा केस है निर्विरोध निर्वाचित सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाए। यदि कोई व्यक्ति है
और वह निर्विरोध चुना गया है, ठीक है, और वह चुने जाने के बाद वह किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ऐसे में उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है दल बदल के आधार पर। नेक्स्ट है, यदि नामित या मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए। चूंकि भारत में हॉर्स ट्रेडिंग नामक एक फैक्ट जाना जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग ट्रेडिंग इसके माध्यम से जोड़ तोड़ की राजनीति की जाती है, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि लोग बाग किसी लालचवश या फिर किसी अपने स्वार्थ के आधार पर लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं या फिर अपनी सदस्यता को त्याग देते हैं किसी पार्टी की अपदस्थ करने के लिए। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति यह करता हुआ पाया जाता है, 6 माह के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और एक जो नेक्स्ट है वो यह इम्पोर्टेंट है, विप का उल्लंघन। याद रखिए, जो सभी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपना विप जारी करती हैं, यानी कि अपना एक रेगुलेशन, अपना एक कायदा कानून होता है उनका, जिनका उल्लंघन यदि कोई करता है, कोई चयनित सदस्य, चुना हुआ सदस्य यदि उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने विप का उल्लंघन किया है। ऐसे में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट, दल बदल कब नहीं माना जाएगा। याद रखिए, दल बदल माने जाने का कंडीशन कब नहीं है, यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य नई पार्टी का निर्माण कर लें। यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य निकलकर नई पार्टी बना ले, या फिर 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में वह दल बदल नहीं माना जाएगा। याद रखिए, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 1/3 सदस्यों द्वारा नई पार्टी बनाई जाती है, जबकि 2/3 सदस्यों द्वारा किसी दूसरी पार्टी में शामिल हुआ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वह दल बदल नहीं माना जाएगा। केवल दल बदल के संबंध में अयोग्यता का निर्धारण। याद रखिए, राज्यसभा में दल बदल के संबंध में अयोग्यता का निर्धारण सभापति या उपराष्ट्रपति करते हैं, जबकि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है 79वां संविधान संशोधन 1999। यह क्या कहता है? 79वां संविधान संशोधन 2010 तक SC/ST आरक्षण सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। 87वां संविधान 2003 या 2020 तक बढ़ाकर कर दिया। लेकिन जब हम बात करें 104वां संविधान संशोधन आया 2020 में, तो इसने जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान था, इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित यह 3 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए, जिसमें 79वें संविधान संशोधन के तहत 2010 तक, 87वें संविधान संशोधन तक 2020 तक, वहीं 104वें संविधान संशोधन के तहत 2030 तक आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 84वां संविधान संशोधन। याद रखिए, 84वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि 2001 में लोकसभा व राज्यसभा में राज्यों की आवंटित सीटें जो हैं वो 2026 तक सुरक्षित हैं, अर्थात वे यथावत रहेंगी। 2026 के पश्चात एक नई परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, परिसीमन आयोग, जो कि सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वहाँ पर सीटों का पुनर्निर्धारण करेगा। इसी वजह से हम देखते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, चूँकि वहाँ पे सांसदों की जो कैपेसिटी थी वो बैठने की कैपेसिटी उतनी नहीं थी, और यह नई 2026 के परिसीमन को ध्यान में रखते हुए, चूँकि 2026 में सांसदों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो यह संसद का पार्ट 1 था, जो कि यह समाप्त हो चुका है। इसी तरीके आपको 4 और पार्ट इसमें देखने को मिलेंगे, और यह संसद जो है एक बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जो कि 5 टॉपिक में हमने इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिस क्रम में यह पहला वीडियो आपके समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल एग्ज़ाम अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा दूसरों को भी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।